अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासत में तो किसी हद तक नरमी आ गई है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर जो है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। और अब NCOC के सरबराह ये बात कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से रहता है तो शायद पाबंदियाँ और बंदिशें जो हैं वो मज़ीद लगानी पड़ जाएंगी। तीसरी लहर जब से आई है अब उसकी कोरोना के जो मुस्बत केसेस आने की शरह है वो 7.5% हो गई है, और इसके साथ साथ जो शरह अमवात है उसमें भी इजाफा हुआ है, और तकरीबन ये एवरेज जो है वो अब 50 से ज़ायद के लगभग रोज़ाना पर चली गई है। हिफाजती इक़दामात जो हैं वो उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए, और अब तक दिखाई ये दे रहा है कि जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जैसे कराची है, हैदराबाद है, लाहौर है, पेशावर है, और फिर उनसे मुल्का जुड़े हुए इलाके जो हैं वो इस वबा से जो है और इसकी तीसरी लहर से जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं। जब शुरू में ये वबा फैली थी तो उस वक़्त पूछना पड़ता था कि क्या किसी को कोरोना है, लेकिन अब ये ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ये हर दूसरे घर के अंदर 1 या 2 अफराद जो हैं वो इसके मरीज़ हैं। ये सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है, और चूँकि ये वबा जो है इसका ये जो तीसरा वेव है उसके बारे में NCOC के सरबराह असद उमर कह रहे थे कि ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और मोहलिक जो है वो भी साबित हो रहा है। कोरोना वैक्सीन जो है उसके बारे में भी ये बात कही गई कि पाकिस्तान ने उसके हसूल में तसाहिल का मुजाहरा किया, और ज़ाहिर है कि अगर इसके हसूल को मुमकिन बनाया जाता और उसकी तकसीम जो है चाहे वो निजी सतह पर ही क्यों ना होती, अगर वहाँ तक भी कर दी जाती तो शायद ये सूरत हाल जो है हमें दरपेश ना होती। बहसीयत कौम हम पाबंदियों के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं, और ज़ाहिर है जब आपने कोरोना के हवाले से हिफाजती इक़दामात का ज़िक्र करना है तो ये भी कुछ बंदिशें हैं जिनकी तामील करना ज़रूरी है। लेकिन ये बड़ा एक मुशाहिदा है कि ये पाबंदी उस तरीके से नहीं की जा रही है, और बुनियादी तौर पर यही वजह जो है वो उसके फैलाव का सबब बन रही है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी बहुत से ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनका इजहार किया गया है। देखना ये है कि कुछ मुल्कों के अंदर इस पर बंदिश भी लगाई गई कि खून के अंदर फुटकियाँ बन रही हैं। वहाँ से ये भी इतला आई कि नहीं, फुटकियाँ जो हैं वो तो वैसे ही वहाँ पर इस तरह के लोगों के मरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये किस हद तक मौसर पाकिस्तान के लिए हो सकती है, और अब ये तीसरी लहर जो है ये अब क्या रास्ता जो है इख्तियार करेगी, और क्या इसके बारे में डॉक्टर साहिबान जो हैं वो सोचते हैं, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकराम साहब, वाइस चांसलर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, सरबराह हैं इंडस हॉस्पिटल के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन हैं ग्रीन टास्क फोर्स के। डॉक्टर जावेद साहब, आप चूँकि लाहौर बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, आपको वहाँ की सारी सूरत हाल का अंदाज़ा भी है, और पंजाब के अंदर जो हालात और वाक़यात हैं, पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि कोरोना की ये तीसरी लहर जो है पंजाब में उसकी सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। डेफिनेटली जिसको आप तीसरी लहर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि ये हम ये समझ लें और समझा पाएँ कि ये कोई लहरों की सूरत में तो ये बीमारी आती नहीं है। ये कांस्टेंट फिनोमिनन है। जब से ये बीमारी 11 दिसंबर 2019 को मंजर आम पे आई, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली मौजूद है तमाम मुल्कों में। कमी और ज़्यादती इसमें होती रहती है, और ज़्यादातर 2 चीज़ों पे ये कमी और ज़्यादती का तल्लक है। एक तो हमारे रवैयों पे है कि हम कितना ज़्यादा इसको सीरियसली लेते हैं, और कितना ज़्यादा जो हम समझते हैं कि इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उन पे अमल करते हैं, जैसे पुरहजूम जगहों पे नहीं जाना, घर से काम करना, आइसोलेटेड रखना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं बाहर निकलें, कभी मजबूरी में जाना पड़ता है, और अपने हाथों की हाइजीन का ख्याल रखा जाए। और जो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जैसे शादी ब्याह, उनको डाउन साइज कर लिया जाए, मजहबी एक्टिविटीज़ घर से नमाज पढ़ ली जाए, जनाजे छोटे कर लिए जाएँ, और घर से इबादत की जाएँ, तो फिर ये जाहिर है इसमें कमी आ जाती है। जब ये अपने रवैये हम छोड़ देते हैं या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं,
तो फिर जाहिर है इसमें बहुत तेज़ी आ जाती है, फिर कई ज़िंदगियों की कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। दूसरी वजह ये होती है कि इसकी वायरस में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ज़ाहिर है ये RNA वायरस है और बहुत रैपिडली डिवाइड करती है, इसलिए इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि म्यूटेशंस हो, कुछ इसमें वेरिएशंस भी आ जाती हैं। और जैसे हमें पता है B117 जो आई है वेरिएशन, ये 17 वेरिएशन हैं जो साउथ अफ्रीका से 3 माह पहले शुरू हुई और UK में बहुत ज़्यादा केसेस इसकी वजह से हुए और अब पाकिस्तान में भी ये मौजूद है। इसमें जो वायरस है उसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है कि लोगों को लगने की जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे से लगती है, उसमें 75% इंक्रीज कर गया और बच्चों में भी इसने लगना शुरू कर दिया। तो ये 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आया है जिसकी वजह से ये केसेस रैपिडली इंक्रीज हुए, स्पेशली लाहौर में और पंजाब के अब दीगर इलाकों में भी। और क्योंकि हम म्यूटेशंस पे काम भी कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये B117 जो वेरिएशंस या 3 म्यूटेशन भी हैं इनमें, जो 17 के करीब तब्दीलियां आई हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान में एंटर हो चुकी हैं और इसकी वजह से ट्रांसमिशन इस वायरस की ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बढ़ी हुई है। तो ये वजूहात हैं जो हमें करने पड़ेगी। जाहिर है वायरस की तो म्यूटेशन हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ और या अपनी ज़िंदगी में रिस्ट्रिक्शन ज़रूर ला सकते हैं। डॉक्टर जावेद साहब मैं आता हूँ, काफ़ी तफसील से आपने इसका जिक्र किया। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, आप समझते हैं कि ये जो वेरिएंट की तब्दीली डॉक्टर जावेद साहब ने बड़ी तफसील से बयान की है और उसकी शिद्दत जो है उसको वो उससे जोड़ रहे हैं। आप कराची में हैं और वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नहीं है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर जावेद अकरम साहब से। और अभी जो है ना कराची में वैसी सूरत हाल नहीं है जो कि लाहौर में और पंजाब की 300 शहरों में है, और लेकिन ये कभी भी हो सकती है क्योंकि हमारा जो इंटरसिटी ट्रैवल तो चल ही रहा है, तो ये इसने आज नहीं तो कल यहाँ पर भी पहुँच जाना है। तो मेरे भी यही लोगों से यही है, जैसे जावेद अकरम साहब ने कहा कि हमको अपने रवैयों में तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी और हमको इस वायरस के साथ जीना सीखना है। चाहे वो वैक्सीनेशन हो भी जाए तब भी हमको ये जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है, जैसे कि मास्क का पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, गैदरिंग्स में नहीं जाना, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पाबंदियाँ हैं उसको अभी कुछ लंबे ऐसे जो इन्होंने रिलैक्सेशन की बात की थी, मेरे ख्याल में ये ज़रा प्री मैच्योर इनका वो था एक्शन। अभी जब तक काफ़ी नंबर्स कम ना हो तब को सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें पाबंदियाँ कम करें। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ इसमें। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, पहले तो मैं इस पे ज़रा एक ओपिनियन ले लूँ। डॉक्टर जावेद साहब ने एक बात की, एक लहर की बात नहीं है जो हमारे NCOC के सरबराह भी कह रहे हैं तीसरी लहर, वो कह रहे हैं कि एक कंटिन्यूस सिलसिला है कमी तेज़ी का, अब वेरिएंट जो है वो बदला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीम साहब, ये जो डॉक्टर जावेद ने जो बड़े मोहतरम है और बड़ा इनका नाम है और बड़ा काम है इस पर, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और ये तो हम भी बड़े अरसे से जिस दिन से स्टार्ट हुआ था सारी दुनिया कह रही थी कि ये जो कोरोना वायरस है ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, और ये पूरे इस साल ख़त्म नहीं हुआ, ये ज़रूर है कभी कम हुआ है कभी ज़्यादा हुआ है, हमें इसके साथ जो है वो सीखना पड़ेगा कि हमने इसको ज़िंदा कैसे रहना है और हमें इसके साथ गुजारा कैसे करना है। बड़ी तफसील के साथ दोनों ने बता दिया कि SOPs का ख्याल रखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है ना, वो जो हर बंदा जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, जो साहिब हैसियत है और जो बड़े अच्छे लोग हैं, वो एक बड़ी आप बात करते हैं पाबंदियाँ पाबंदियाँ पाबंदियाँ। मेरा इख्तलाफ ये है, देखें ना, जैसे सर ने कहा कि अभी के ये वायरस म्यूटेट कर रहा है। आपको याद होगा हम बड़े अरसे से कह रहे थे वायरस म्यूटेट होगा, और ये वायरस जब म्यूटेट हो रहा है तो हमें इसका ये हाल नहीं है कि हम लोगों को पाबंद कर दें, हम लोगों को बंद कर दें, हम लोगों को इसको सिर्फ इस पे मोटिवेट करें कि आपने इससे बचना कैसे है। और ये हर बंदे की अपनी वो है कि वो उसने कैसे बचना है, ये नहीं है कि दूसरे को कैसे लगाना है। मैं तो कहता हूँ अपने आप को बचाना है, क्योंकि देखें इस वायरस के नुकसानात हमने अपने आप को कंपेयर किया अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, सऊदी अरब के साथ, दुबई के साथ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर बुरी चीज़ बाहर वालों की अपनाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि पूरे एक साल के अंदर
कोरोना से जो मरने वालों की तादाद है, मैं बार बार वही कहता हूँ, अभी 14,000 को टच नहीं कर रही। चलें, ये ऑफिशियल फिगर होगी, 28 कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमने उस 14,000 की वजह से जो हमारी गुर्बत की लकीर थी 30% से, वो हम 50% पे ले गए हैं। यानी कि आपके मुल्क में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी मिल रही है। अब हो क्या रहा है कि लोग शायद कोरोना से इतने नहीं मर रहे जितने भूख से मर रहे हैं, और फिर उनके पास जब खाने को नहीं है, उनकी अपनी और बीमारियां, उनसे मर रहे हैं। तो हमें ये इज्तिमाई तौर पे इसको डरने के बजाय या पाबंदियों के बजाय हमने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि ये बीमारी, मैं अभी भी बार बार कहता हूँ, आप अभी भी सेंटोरस चले जाएँ, ब्लू एरिया में चले जाएँ, आप इस्लामाबाद में चले गए, वहाँ तो नज़र आएगी। लेकिन जब आप मोती बाज़ार जाते हैं, राजा बाज़ार जाते हैं, गरीबों के इलाकों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, छोटे इलाकों में जाते हैं, क्योंकि अलमिया ये हुआ है कि 73-74 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला वायरस है जिसने बड़े आदमी को टच किया, वरना इससे पहले कभी होती नहीं थी, इसलिए किसी को इतनी फ़िक्र भी नहीं होती थी। क्योंकि अब ये वज़ीर आज़म हाउस भी चला गया, ये वज़ीर आला हाउस भी चला गया, ये वज़ीरों को भी गया। अभी आप देखें जी, आप कहते हैं एहतियात की बात, अभी असम्बली में सेनेट के इजलास हुए, दोनों सेनेट का भी हुआ, असम्बली का हुआ, लोग एक दूसरे के ऊपर पढ़ रहे थे। अच्छा, अब डॉक्टर जावेद साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है आप एहतियात की बात कर रहे हैं, हुकूमत जो है बड़े NCOC बन गया, बहुत इदारे बना दिए, सब कुछ कर दिया, एक्सपो सेंटर्स बन गए, वहाँ पे सहूलियात का भी बंदोबस्त करने की बात की गई। लेकिन ये जो चीज़ थी कि देखें, हमारा बड़ा तबका जो है वो गुर्बत से दो चार है, और जाहिर है जब आप 20 रुपए का मास्क लेने जाते हैं तो वो ये सोचते हुए कि शायद इसकी 2 रोटियां आ जाएं या 1 रोटी आ जाए, वो मास्क नहीं लगाते हैं। क्या हुकूमती सतह पर ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो कम से कम ये मास्क जिसकी कोई कीमत इतनी नहीं है, अगर एक मुख्तसर सा बजट भी मुख्तस कर दिया जाता तो ये मास्क फ्री बांटे जा सकते थे, दिए जा सकते थे, कि कम से कम लोग उनको पहन के एक इससे जो तहफ़्फ़ुज़ है वो थोड़ा सा हो सकता। क्या मिसमैनेजमेंट हुई है इस सारी सिचुएशन को टैकल करने में, जिसके नतीजे में हमारी मईशत भी मुतासिर हुई है? देखें नदीम साहब, मास्क हमें ये समझ लग गई इस पेंडेमिक में, क्योंकि मास्क ज़रूरी नहीं कि बहुत कीमती हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो। एक कपड़े का, आप घर पे आम कपड़े का साफ करके उसको मास्क बना लें और उसको धो लिया करें और दूसरा पहन लें, और बहुत मेरा ख्याल है ये सब कोई कर सकेगा। अगर गवर्नमेंट दे भी दे मास्क तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा। ये तो मेरा ख्याल है कि हमें एम्फसाइज और री एम्फसाइज करते रहना पड़ेगा कि मास्क एक चीज़ है, हमें बाकी SOPs बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जमाल साहब ने कहा कि अगर हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कि वो सेनेट के इलेक्शन या जो भी उनके चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे वो बगलगीर होते हुए मिलेंगे आपको और हाथ मिला रहे होंगे, तो आपके TV स्क्रीनों जब ये दिखाएंगे तो लोग जाहिर है ये समझेंगे कि ये नॉर्मल चीज़ है, और थी भी नॉर्मल। जाहिर है हमारे माशरे की अच्छी चीज़ें थी, लेकिन हमें ये अच्छी चीज़ें गिव अप करनी पड़ी क्योंकि ये वक्त का तकादा था, और इसकी बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन लाइफ को बचाना है। तो ह्यूमन लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ है देन ऑल ये जो सरमोनियल चीज़ें या जो हमारी रवायात हैं। और इस वक्त कौम जो है वो बेसिकली पेंडेमिक फटीग में मुब्तला है, और पेंडेमिक फटीग एक जिसको हम कहते हैं कि कुछ देर ऐसी गुजरती है कि लोगों का सब्र का दामन हाथ से लबरेज हो जाता है पैमाना, और वो अपनी चाहते हैं जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाएं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक एक शऊर है, और मेरा ख्याल है इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट ह्यूमन लाइफ है, और ह्यूमन लाइफ की तो अल्लाह ताला ने बता दिया हमें हमारे दीन में कि एक ज़िंदगी का चला जाना ऐसे ही है जैसे इंसानियत चली गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें लोगों को मोटिवेटेड रखना है और एम्फसाइज और री एम्फसाइज करना है। जब ये जिसको आप लहर कहते हैं, जिसमें थोड़ी सी कमी आती है बीमारी में, तो ना कि सिर्फ गवर्नमेंट इसको भूलती है, मीडिया भी भूल जाता है, और पब्लिक से भी यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो भूल जाती है, क्योंकि वो तो पहले तैयार हैं कि भाई हम अपनी न्यू नॉर्मल से नॉर्मल कब आते हैं।
तो जैसे ही वो भूलते हैं तो ये वेंजेंस के साथ एकदम ये रोलर कोस्टर ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर केसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर जाहिर है शरह अमवात भी उसी तरह ही बढ़ती हैं। अगर 3% मोर्टेलिटी है, जब एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ते हैं तो वो भी बढ़ जाते हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान में हर 1 घंटे में आपका 1 घंटे का अगर प्रोग्राम है तो 3 से 4 कीमती जानों का ज़िया हो जाएगा और वो मेरी और आपकी किसी की भी हो सकती है। इसलिए हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये जो हम जब केसेस वगैरह कम होते हैं तो सब भूल जाते हैं, बशमूल मीडिया के, कोई इसकी बात नहीं करना चाहता। शायद वो समझते हैं कि व्यूअरशिप इतनी कम हो गई इसकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि एट द कॉस्ट ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी हमें ये जारी करना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइएगा कि जमाल नासिर साहब ब्रेक पर जाने से बात कर रहे थे कि ये बीमारी ऐसी है जिसने उमरा को भी मुतासिर किया है और जाहिर है ये बड़े घरों तक भी पहुंची है और जिसकी वजह से इसमें शोर भी ज़्यादा हुआ। लेकिन ये जो समाजी तकसीम है, आप बात कर रहे थे डॉक्टर जावेद साहब के एक मास्क आप कपड़े का बना लें, धोकर पहन लें, लेकिन यहाँ पे तो अब ब्रांडेड मास्क का मुकाबला शुरू हो गया है। ये जो एक समाजी तकसीम है जो इसने इस सूरत हाल को मज़ीद मज़ाक़ खेज़ बना दिया है, बजाय इसके कि हम इसकी तरफ संजीदगी के साथ तवज्जो देते, हम इसमें भी एक ऐसा सिलसिला ले आए हैं कि शर्मिंदगी होती है उसको देखते हुए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि तब्दीली जो है ना रवैयों में आनी है। अनफॉर्चुनेटली वही नहीं है। देखिए आप शादी हॉल में भी जाते हैं, वहाँ पर SOPs बनी हुई है कि आप नहीं भी आते हैं, वहाँ मास्क दिए जाते हैं वहाँ पर, और वो मास्क लेके आप जेब में रख लेते हैं। ये नहीं कि उसको पहन लें अगर आप पहन के नहीं गए। तो ये बेसिक तब्दीली जो है ना अपने रवैयों में है, और ये रियलाइजेशन कि ये एक बीमारी है, इसके साथ जीना है। तो ये तो जो समाजी जो तकसीम है वो तो एक दूसरे के साथ चलती रहेगी, उसको नहीं है। लेकिन ये इसमें बेसिक तब्दीली जो है ना अपने रवैयों की है, और अपने उसके बगैर ये नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे ही शुरू करके फिर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि ये जो बीमारी है इसका ये है कि ये कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसका क्या सिलसिला है। मैं ख़ुद इस बीमारी से गुज़रा हूँ और ज़ाहिर है कि मेरा तजर्बा ये है कि मेडिकेशन अपनी जगह पर, लेकिन आपका जो डाइट का सिस्टम है वो इसमें एक बड़ा किरदार अदा करता है। अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल है, अब हैसियत डॉक्टर आप क्या तजवीज़ करेंगे कि जो गरीब आदमी इस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो वो फिर क्या रास्ता इख्तियार करे? देखिए एक तो जो ये देखा गया है कि ये जो है ना इस पर ज़्यादातर जो है ना आपके जो इफ़ेक्ट हुए हैं ये वो लोग हुए हैं जो कि आप जो वेल ऑफ है, मिडिल क्लास है और हायर मिडिल क्लास है। गरीब आदमी बहुत कम इसके अंदर वो हैं, और उनके अंदर जो मुदाफ़ियत है और उसकी वजूहत क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन जो मेरा इलाज लगता है कि जो उनकी सराउंडिंग इतनी वैसे ही इतना गंद है कि उनके अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो इसको कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली डाइट का असरात होते हैं, और आपकी जो बेहतर डाइट हो तो वो उसके इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर। डॉक्टर जावेद साहब, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर एक शख्स इसमें मुब्तला हो जाता है, जैसे डॉक्टर बारी साहब कह रहे हैं कि सराउंडिंग इतनी ऐसी है, लेकिन ये जो फिर जो एंटीबॉडीज़ का तसव्वुर है ये तो फिर शायद उससे मैच नहीं करता इस थॉट प्रोसेस के साथ। देखें एंटीबॉडीज़ तो ज़ाहिर है अगर ये वायरस आपकी बॉडी में जाती है तो आप एंटीबॉडीज़ आपकी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, और ये समझने की चीज़ है कि कई लोगों का अनफॉर्चुनेटली इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है। जब ओवर रिएक्ट करता है तो ये वायरस नहीं मारती उनको, उनका अपना इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी मारती है, वो साइटोकाइन आंधी आ जाती है,
उनके जिस्म में सोजिश की, उनके ख़ासकर फेफड़ों की, और मोस्टली मोर्टेलिटी को फेफड़ों की वजह से होती है। और ये जो एंटीबॉडीज़ आपकी बनती हैं, अगर आपको माइल्ड डिजीज़ है या एसिम्टोमेटिक आप हैं, तो वो तो बनती भी बहुत कम हैं और वो न्यूट्रलाइजिंग नहीं होती, वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये नहीं कि वो आगे प्रोटेक्ट करेगी आपको, तो इसलिए वो एंटीबॉडीज़ बिल्कुल फ़र्क है। वो मोस्टली नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं। शुरू पे IgM बनता है, फिर A और फिर G कुछ देर रहती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो भी कई लोग, खासकर जिनको माइल्ड डिजीज़ है, वो लूज़ कर जाते हैं और वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। जो वैक्सीन के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं, वो स्पाइक एंटीबॉडीज़ हैं, जो वायरस के ऊपर स्टड्स लगे हैं या कांटे हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन S के अगेंस्ट बनती हैं, और जिनको हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, डाइमर, उसके अगेंस्ट होती हैं। और वो एक बिल्कुल उसका तशखीस का भी मेजरमेंट का भी बिल्कुल फ़र्क एलाइजा एसेस डिफरेंट है, और वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं और उनका टिटर आपके लिए काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ बारी साहब से। और दूसरा, उन्होंने ये भी बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीन का ये मतलब नहीं है कि आप मुबर्रा हो गए SOP से। कोई भी अभी दुनिया में, चाहे वो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, चाहे वो सब यूनिट वैक्सीन है, प्रोटीन वैक्सीन है, या रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, ऐसी नहीं है कि जो 100% मुवस्सर हो। जो स्टडी हमने कंक्लूड की एक वैक्सीन की जो कि एडेनोवायरस 5 के वेक्टर्स पे बनी थी, तो उसमें यही शो हुआ कि 100% वैक्सीन ने प्रोटेक्ट किया सीवियर डिजीज से या डेथ से, मोर्टेलिटी कम नहीं थी, लेकिन 77% उसने प्रोटेक्ट किया ऑल टुगेदर डिजीज से। तो इसलिए वैक्सीन लगाने का एक मकसद तो ये है कि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, कि अगर आपको बीमारी हो भी जाए तो वो माइल्ड होगी, और दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको हो ही ना, लगे ही ना ये वायरस। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वैक्सीन्स का भी, और ये जो वैक्सीन्स की प्रोटेक्शन है कम से कम 28 दिन लेगी शुरू होने में, और इसलिए ये अभी कबल वक्त है ये कहना कि जी वैक्सीन लगवा के क्या। डॉक्टर साहब, मैंने ये वैक्सीन पे पूरा आप लोगों से एक सेगमेंट पे बात करनी है। मैं आता हूँ आपकी तरफ। इसमें डॉक्टर जमाल नासिर साहब, दो एक सवाल हैं। सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि आपने डॉक्टर जावेद साहब की बात भी सुनी, आपने डॉक्टर बारी साहब की बात भी सुनी, हमारा निज़ाम ऐसा है कि ये चूँकि ऊपर की क्लास को ही मुतासिर करेगा तो इसलिए शोर मचेगा ज़्यादा? देखें जी, पहली बात तो ये कि एक बात तो उन्होंने कहा है कि ये अपर क्लास की बीमारी है, तो उन्होंने भी कमिट कर लिया कि लोअर बंदे जो हैं बेचारे नहीं हो रहे। असल में नदीम भाई, प्रॉब्लम इस मुल्क में ना सियासतदानों से शुरू होती है। आपको याद होगा कि इस मुल्क में जब लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन करो तो वो लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, जब आप कहते हैं लॉकडाउन करो तो अपोजिशन कहती है नहीं होती। हमारी पूरी कौम को सबसे पहले तो ये जो हमारे रोल मॉडल हैं उन्होंने कन्फ्यूज़ करके रख दिया। जब मुझे याद है, मैं आपके प्रोग्राम में एक टाइम था, मैं तो हमेशा कहता रहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह जैसे अभी आपने देखा कि साबित हुई कि ये पहली बीमारी है। मसलन मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। हम इस बीमारी को पकड़ के बैठ जाते हैं जिसके एक साल में 14,000 बंदे भी नहीं मरे। उसके मुकाबले में हम, जब मैं बार बार डायरिया और नमूनिया से बच्चों के मरने वालों की तादाद का जिक्र करता हूँ, वो तकरीबन आपके मुल्क में 2.5 से 3 लाख एक साल में मरते हैं। और आप ईमानदारी से अब सोच के बताएं, जितने लोग हैं यहाँ बैठे हुए साहिब हैसियत, किसी के आसपास कोई बच्चा नमूनिया से मरता है? नहीं मरता। कोई डायरिया से मरता है? नहीं मरता। वो 3 लाख या 2.5 लाख बच्चा गरीब का मरता है। उस पर कभी इस मुल्क में आवाज़ नहीं उठी कि यार 2.5 लाख बच्चा मर गया एक साल के अंदर, और नमूनिया कोई टाइम नहीं लेता, वो डायरिया बच्चों का टाइम नहीं लेता। प्रॉब्लम यही हुई है इस मुल्क में सबसे बड़ी, कि जो ये वायरस है इसने बड़े लोगों को टच किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है एक बात पे, जो आपने मास्क की बात की, मैं कहना चाह रहा था कि अभी बड़े बड़े फंक्शन हुए हमारे लीडरों के, वहाँ बाकायदा मॉडलिंग करके टीवी पे दिखाया गया है कि ये इन्होंने एक सूट पहना हुआ है, एक 20 लाख का, 30 लाख का, और इसके साथ ही इन्होंने 10 लाख का जो एक मास्क भी पहना हुआ है। ये क्या साबित करता है कि अगर बीमारी में भी वो अपनी क्लास अपने आप को नहीं छोड़ पा रही, तो ये बात है कि शोर ज़्यादा, मतलब 14,000 बंदा मरना। आप ये समझते हैं कि इस बीमारी को डील करने के हवाले से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए था वो नहीं बना? सर, मेरा बार बार सवाल यही होता है ना,
आप 2.5 लाख बच्चे का जिक्र नहीं करते, आप 14,000 बंदे का जो एक साल में मरता है उसका जिक्र करते हैं। कभी आपके मीडिया ने, सियासतदानों ने, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर्स ने ये इस पर क्यों नहीं शोर मचाया? मसला ये है कि वो 3 लाख या 2.5 लाख गरीब का बच्चा मर रहा है, वो भी सर डायरिया में 2 दिन के अंदर मरता है, नमूनिया में 2 दिन के अंदर मरता है। लेकिन ये पहली मरतबा बीमारी आई है जिसने बड़े बड़े लोगों को टच किया। प्रॉब्लम आपके मुल्क में ये आई हुई है सिर्फ, अदरवाइज़ तो बेचारा गरीब को तो आपने सही कहा कि एक वक्त की रोटी का फिक्र हो गई है। आप देखें करोड़ों बच्चे, आप बातें करते हैं यहाँ बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन की, गरीब के बच्चे को जिसको 10 करोड़ बंदों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उनके पास शायद मोबाइल भी नहीं है, उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा सारे स्कूल नहीं जा रहा, और वो तादाद इस बीमारी के बाद 3.5 करोड़ हो गई है। उसका हिसाब कौन देगा जी? देगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये जो सूरत हाल है इसमें फिर लॉकडाउन की या बाकी चीज़ों की आप ज़रूरत समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि ये जो इससे जो मुतासरा लोग हैं वो आप नीचे टियर की तरफ भी आ रहे हैं, आपको देहातों से कोई इतलात आती हैं, या ये जो बड़े शहर हैं सिर्फ वही इस वबा की जद में है और उसके नतीजे में पूरा एक बहरान जो है वो खड़ा है? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा डिफ़र करूंगा जमाल नासिर साहब से। देखिए, मैं उस बात से बिल्कुल है कि जो बच्चे जो डायरिया से मर रहे हैं या वैक्सीनेशन नहीं हो रही है उसको एड्रेस होना चाहिए, उसमें तो दो राय कोई नहीं है। लेकिन डायरिया और वो निमोनिया जो है ना वो फैलता नहीं है। ये जो है ना इसका मसला ये है कि ये एक से दूसरे को लग रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है जो आप देख रहे हैं। तो लॉकडाउन होना या ये SOPs को करना ये ज़रूरी है क्योंकि ये फैलाव कर रहा है। ठीक है, मैं उससे डेफिनेटली उनके साथ एग्री करता हूँ कि उसका शोर होना चाहिए और हम शोर करते रहते हैं सब लोग। लेकिन बात ये कि इसको इस मौके पर ला के अगर हम ये करेंगे ना तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जो हम लोगों के अंदर डाल रहे हैं। और ये देखिए फ़र्क जो है ना, हमारे यहाँ जो फ़र्क पड़ा था, मुझे एक इंडियन जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया था कि हमारी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी, हमारी डेमोग्राफी एक ही है सबकी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि जो हम लोगों ने नहीं किया। देखिए, दोनों जगह लॉकडाउन हुआ था, शुरू में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। हमारे पास उन्होंने पूरा इंडिया बंद किया, लेकिन उन्होंने कहा आप सब लोग अपने घर चले गए। तो उनके यहाँ ये डिजीज़ रूरल एरिया में चली गई। हमने इंटरसिटी प्रोविंस ट्रांसपोर्ट को बंद किया तो हमारे यहाँ ये कन्फाइंड हो गई अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो हमारे रूरल एरिया में नहीं गई। तो इसलिए हमें SOPs के ऊपर और लॉकडाउन का इम्पैक्ट आता है। इसको किस तरीके से करना है, वो बैलेंस करना है, वो एक अलग इशू है। इसमें डॉक्टर जावेद साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये इस पे ज़रा आपकी राय जो है वो भी ले ली जाए कि ये जो इसका फैलाव है, आपको लगता है कि जिस तरीके से हमारा सारा सिस्टम अब खुला है ये दही जगहों पर ट्रांसफ़र हो सकता है, या कि नहीं वो ओपन फ़िज़ा है, वहाँ तक जाना मुश्किल है, ये मामला बड़े शहरों तक ही जो है वो महदूद रहेगा और उसके लिए हमें कोई एक ठोस हिकमत अमली वज़ा करनी होगी? देखें जी, इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है। जब ये बड़े शहरों में रहा था तो उनके केसेस बहुत कम हुए थे। जैसे ही उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बंद किया और वो इंडस्ट्रीज़ के लोग वापस गए अपने गाँव में, तो वो इस बीमारी को साथ ले गए, तो ये गाँव की कहानी बन गई और इससे बहुत रैपिड एस्केलेशन हुई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये छोटे एरियाज़ में भी जा सकता है, और ये भी बिल्कुल मिसपरसेप्शन है कि ये ओपन जगहों पे नहीं फैल सकता। अगर आपको याद हो, रोज़ गार्डन व्हाइट हाउस में जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बीवी को ये लगा था, वो भी खुला फिजा गार्डन था और वहीं से ट्रेस भी हुआ था, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रेस का उनका सिस्टम काफ़ी फाल है। तो वहाँ से तकरीबन 13 लोगों को इंक्लूडिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ उनको लग गया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये मिथ्स हमें डिस्पेल करनी चाहिए। चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी विलेज हो, कोई भी सेफ नहीं है इससे, चाहे कोई जहाज़ हो चाहे कुछ। तो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं कि हमें कंटिन्यू करना है। जैसे बारी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि हमें लॉन्ग हॉल बैटल के लिए अपने आप को तैयार करना है, और वो कम से कम
अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा टेक ऑफ करता भी है, जो कि अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है, सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अबव 60 की हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमारा कम से कम टारगेट होना चाहिए कि 75% आबादी, जो कि 15.5 करोड़ आबादी बनती है, वो वैक्सीनेट होगी। उसके बाद ट्रांसमिशन कुछ रुकेगी। जैसे यूके में जब उन्होंने इस वक्त तकरीबन 6.5 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 3 करोड़ पे वो पहुंच रहे हैं, तो उनके केसेस कम हो रहे हैं। और यही एक होगा नेचुरल हिस्ट्री इस डिजीज़ की, कि ये तारीख का हिस्सा बनते बनते पाकिस्तान में बनेगी। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ, जमाल नासिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो बारी साहब ने बात की है? हाँ, बड़ी ज़रूरी बात है। देखें, इन्होंने कहा कि ये बीमारी जो है ना लोगों को लग रही है। मेरे पास ये US हेल्थ रैंकिंग का एक पेपर पड़ा हुआ है आपके सामने। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर 2019 में इन्फ्लुएंजा से 75,890 डेथ हुई हैं। ये किसकी हुई है? ये गरीब आदमी की हुई है सर, इसीलिए बात नहीं हो रही ना। एक कोरोना 14,000 बंदा मर रहा है पूरे एक साल में, और उसके मुकाबले में डॉक्यूमेंटेशन पे ये आपके सामने है ऑलरेडी 75,000 मर रहा है। इसका तो कोई जिक्र नहीं कर रहा 2019 का, इसलिए कि गरीब का बच्चा मर रहा है। मेरा फिर वही सवाल आ रहा है बार बार, ऐसा नहीं है। ये डायरिया की बीमारी एक दूसरे से बहुत लगती है, नमूनिया की बीमारी एक दूसरे से बहुत लगती है, ये डॉक्यूमेंटेशन में है। फिर दूसरी बात यह कि मैं सर से बड़े अदब के साथ इन दोनों मेरे बड़े मोहतरम में कुछ सवालात करना चाहता हूँ जो लोगों के जहन में आते हैं। अभी मैं ये पढ़ के आ रहा था कि आज अबू धाबी में, ये मेरे पास एक अखबार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिन्होंने साइनोफार्म लग रही है दुबई के अंदर, उन्होंने ये बताया है कि वहाँ के डॉक्टरों ने एक पॉइंट उठा दिया है कि ये जो है 3rd डोज़ भी उन्हें लगानी पड़ रही है। मतलब बहुत सारे कुछ केसेस में दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द 2nd डोज ऑफ द साइनोफार्म वैक्सीन। देखिए ना, हम डाटा पे नहीं चलते बदकिस्मती से हमारे मुल्क में। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने लगाई है तो साथ उसका एंटीबॉडी लेवल भी किया, उन्होंने पेशेंट को फॉलो भी किया है, कितने पेशेंट को क्या हुआ उन्होंने फॉलो किया है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज ही एक आर्टिकल कोई घंटे पहले निकाला है, जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने 3rd वैक्सीन शुरू करा दी है। अब दुनिया में वॉर जो चल रही है ना, सुने वैक्सीन पे भी, अब वो चाइना और यूरोपियन की एक वर्सेस शुरू हो गई है काम। मसलन जब वो एस्ट्राज़ेनेका, देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी कि जिसको आपने एकदम उसकी 4-5 क्लॉटिंग हुई और दुनिया में आपने कह दिया कि बंद कर दो। अब एक नया काम उस तरफ शुरू हो गया कि उन्होंने सारे जाना कि ये चीज़ एक निकाल के मार्केट में लाया कि ये 3rd वैक्सीन की डोज़ की ज़रूरत पड़ रही है। हमें सवाल ये बनता है कि क्या ये वैक्सीन ये बता सकते हैं कि कितने अरसे के लिए प्रोटेक्ट करेगी? अगर ये 60 to 80% कंपनी क्लेम कर रही हैं कि एंटीबॉडी है, तो इसका मतलब कि अभी भी हमारे 20 से 30% लोग वैक्सीन लगाने के बाद बड़े खुश होंगे कि हमें वैक्सीन लग गई, वो स्टिल रिस्क पे होंगे और उनको भी होगा। अगर आप दूसरी तरफ देख लें कि अगर 100 बंदे कोरोना के मुब्तला हो रहे हैं तो उसमें सर 50, 60, 70 तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। ये जो थोड़े बहुत आगे होते हैं, मॉर्टेलिटी 3% है। और अभी भी हमें ये चेक करना चाहिए कि जो साइनोफार्म वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, इसमें कितने लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लगवाने के बाद उन्हें कोई कोरोना तो नहीं हुआ, क्या उनको कोई कम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, उनका एंटीबॉडी लेवल क्या है। ये रिसर्च करने के बाद ही हम इस पर कुछ कह सकते हैं। मसलन ये देखें, मैं डब्बी उठा के लाया हूँ साइनोफार्म की। इस डब्बी को आप पढ़ें कि इन्होंने लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ साइनोफार्म इज़ फॉर 2 ईयर्स। एक कंपनी जो कि नवंबर में 2020 में ड्रग लेके आ रही है, वो कैसे साबित कर सकती है कि इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल है? मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर वैक्सीन का जो ये मामला है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और जाहिर है इस पर बात होनी भी चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर जावेद साहब, आपकी तरफ सीधा आ रहा हूँ और ये सवाल नहीं करूँगा कि हमने ताख़ीर की या तसाहिल बरता, जो भी है। अब ये जो वैक्सीनेशन के हवाले से दुनिया भर में बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। जमाल नासिर साहब ने भी 2 सवाल उठा दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर जावेद साहब, आवाज़ आ रही है?
देखें, जब भी कोई नई दवाई आती है, और देखें वैक्सीन डेवलप करना कोई आसान चीज़ नहीं है, और वो भी आरएनए वायरस के अगेंस्ट। अगर इतना आसान होता तो आज हेपेटाइटिस सी और एड्स की वैक्सीन हमारे पास पिछले 2 दहाइयों से नहीं आ सकी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि हमें साइंसदानों को और कंपनीज को बड़ी क्रेडिट देना चाहिए कि तकरीबन 1 साल में 90 वैक्सीन आ गई, और अच्छी चीज़ है, जितनी ज़्यादा आएंगी उतनी चॉइस मिलेगी, और डिफरेंट तरीक़ों से बनी ये वैक्सीन। कुछ मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं जो कि टॉप ऑफ द रेंज है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि आपको कोल्ड चेन -68 का चाहिए। जो बाकी रिकम्बिनेंट वैक्सीन हैं, जैसे जिसका नाम लिया इन्होंने साइनोफार्म का या कैंसाइनो वगैरह का, इनके लिए 2 to 8 है जो कि प्रैक्टिकेबल है पाकिस्तान में। जहाँ तक उनका ये सवाल था शेल्फ लाइफ का, तो देखें ये रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, प्रोटीन बेस्ड। इसी से इंसुलिन बनती है, इसी से ग्रोथ हार्मोन बनता है कि हम एक प्लेटफॉर्म लेते हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो लाइक इकोलाई, या जीस्ट सेल हो, या एडिनो वायरस 5 हो, जिसमें हमने उसको फीड करना है अमाइनो एसिड से और उसने बनानी है, और उसकी कोल्ड चेन यही है रिकमेंडेड 2 to 8, तो इसलिए ली गई। तीसरा जो उनका सवाल था कि ये जो वैक्सीन्स हैं, क्या ये इनकी एंटीबॉडी टेस्टिंग, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप पॉपुलेशन बेस पे करें, क्योंकि ये एंटीबॉडी एलाइजा की टेस्ट करना तकरीबन 2500 रुपये का खर्चा है, और वो भी इतना कोई, क्योंकि शुरू पे कौन सी एंटीबॉडी आप टेस्ट करेंगे, IgM करेंगे, फिर IgA और फिर IgG। ये कोई नहीं कह सकता कि ये एंटीबॉडीज प्रोटेक्टिव की टीटर कौन सा है। जाहिर है जो अगर आप रॉश की किट यूज़ कर रहे हैं तो 250 से अब वो करती नहीं है, आपकी बेसलाइन से 250 यूनिट्स पर DL पे करती है, और अगर आप एबट की करते हैं तो उसकी दूसरी कैलिब्रेशन है। तो मैं ये देखिए, ये रिसर्च में हम ज़रूर कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ और ये और वो, लेकिन प्रैक्टिकली इतने की वैक्सीन नहीं है जितना आप उनको बार बार एंटीबॉडीज टेस्ट कराने पे उसके पैसे लगवा देंगे। जो असल चीज़ है कि कितनों को हुआ और कितनों को सीरियस डिजीज हुई। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं तो आपको अपनी स्टडी जो पर्सनली की है हमने 18,000 वॉलंटियर्स की, उसकी स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानीज में, एंड दैट डाटा इज द मोस्ट वैलिड डाटा। और वो डाटा ये है कि किसी 100% प्रोटेक्ट किया वैक्सीन ने आपको डेथ से या सीरियस डिजीज से, आपके हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी 100% लोगों को जिनको वैक्सीन लगी, और जिनको तकरीबन 77% को ये बीमारी हुई नहीं, लगी नहीं, ये अटैचमेंट ऑफ द वायरस वाज प्रिवेंटेड। तो दैट इज द बेसलाइन। मेरा ख्याल है इन अबहाम में हमें ना खुद पढ़ना चाहिए ना कौम को डालना चाहिए, और बिल्कुल जमाल नासिर साहब ने ये भी सही कहा कि ये तरजीहात हमें अपनी करनी चाहिए रिव्यू, और आई टोटली एग्री विद हिम। मगर हमें आपने आज जो प्रोग्राम पे हमें मदऊ किया है, ये कोविड-19 के किया है। आई विश कि आपने इन्फेंटाइल डायरिया पे किया होता तो हम उसी की बात करते। अब ये तो आप होस्ट हैं, आपने जिस पे हमें बुलाना चाहा हमने बोल दिया, मगर डेफिनेटली मोर्टेलिटी हमारी और भी बहुत सारी डिजीज से, इवन हेपेटाइटिस से, इवन ट्यूबरकुलोसिस से, इवन इन्फेंटाइल डायरिया से, एंटीनेटल केयर पे मदर की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ दैट वी डूइंग। मैं डॉक्टर जावेद साहब आता हूँ। डॉक्टर बारी साहब, आप डॉक्टर जावेद साहब ने तो बड़ी तफसील से इस पे रोशनी डाली है। आप ये समझते हैं कि जो उभाम पाया जाता है लोगों में, जो खदशात पाए जाते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, वो ज़्यादा वज़न नहीं रखते हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स या इसका जो नतीजा है वो मौसर है, और हमें इसकी तरफ बड़ी शिद्दत के साथ जाना चाहिए? पहला तो सवाल आपसे ये है। जी, मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ। और देखें इस वक्त जो अवेलेबल जितनी वैक्सीन्स हैं जो हुई हैं, उनकी एफिकेसी और उनकी जो सारी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ वगैरह वो प्रूवन है, और जो आपके पास अवेलेबल हो रही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो आ रही है उस पर लगा लेनी चाहिए, जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए हो गए। देखा इसी वक्त जैसे जावेद साहब ने कहा
ये सारे जो है ना सोशल मीडिया की वजह से इबाम आ रहे हैं। इसको हमको कौम को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए, और अभी भी हमको एज अ मीडिया लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ये एक सिंगल आदमी का नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इशू है। अगर मैं मना कर रहा हूं तो इसकी वजह से जो है ना, मैं आई एम डेंजरस टू द कम्युनिटी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे मेरा और भी है, और वो ये है कि क्या रुकावट हायल है कि अगर ये वैक्सीन आप समझते हैं मौसर है तो निजी सतह पे भी मंगवाने की इजाज़त फिर दी जाए, सरकारी सतह के ऊपर तो दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन के हवाले से इतनी अर्जेंसी शो नहीं की गई, और अगर की जाती तो हम शायद इस वक्त इस सूरत हाल में ना होते। तो जिस तरह डॉक्टर जावेद साहब ने भी कहा कि ज़्यादा तादाद तो फिर आप कैसे उसको यकीनी बना सकते हैं? देखिए, इसमें दो इशू है। ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे, वो इंटरनेशनली जो है ना, उनको प्राइवेटली देने पे रोका गया था। पहले उनको प्रायोरिटी ये दी गई कि आप कोवैक्स को दें जो WHO की तरफ, और दूसरा फिर उन्होंने कहा गवर्नमेंट को सप्लाई करें, तमाम दुनिया की गवर्नमेंट की। सप्लाई डिमांड के इश्यूज हैं, सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने प्राइवेटली को अभी देना शुरू किया है, जो कि और गवर्नमेंट ने पहले ही अलाउ कर दिया था, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर ही प्राइवेट को नहीं दे रहा था क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी थी। अच्छा, अब जमाल नासिर साहब, आप क्या कहते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, ख़ास तौर पे कि क्या? मेरे बड़े मोहतरम, मैंने ये नहीं कहा कि वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, ये मैंने कभी भी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं किया अपनी पूरी गुफ्तगू में। मैंने एक आदमी के सवाल थे जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। वो पहला सवाल का जवाब मेरा बार बार यही था कि हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, कितने अरसे की हमें प्रोटेक्शन होनी है? क्योंकि देखें ना, एक तरफ हम कहते हैं ये RNA वायरस है, अगर इतने ही RNA वायरस की एक बदकिस्मती कहें या ख़ूबसूरती कहें, ये हर लम्हे अपने आप को तब्दील करता है। हो सकता है जो आज आप वैक्सीन लगा रहे हों ये वायरस म्यूटेट कर जाए, और ये साबित हुआ है कि ये कोई हज़ारों मतलब इसकी म्यूटेशंस आई हैं, और जो वायरस चाइना में आया, जो ईरान में आया, जो यूरोप में आया, जो पाकिस्तान में आया, उनकी सब की म्यूटेशन फ़र्क थी। बल्कि सर ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही इससे किया कि ये वायरस तब्दील कर रहा है अपने आप को। RNA की यही तो बड़ी वो है, इसी वजह से आज तक हेपेटाइटिस C, एड्स, डेंगी, इनकी वैक्सीन नहीं डेवलप हो सकी। मतलब है कि जो वैक्सीनें, मैं ये नहीं कह रहा लगवानी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कभी मेरी स्टेटमेंट को आप लें, लेकिन एक आम सवाल करता है इंसान, एक जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी सवाल तो करता है कि अभी तक अगर एड्स की, अगर इतने ही ये कंपनियाँ ज़बरदस्त हैं, इतने ही समझदार हैं, तो क्यों नहीं आज तक एड्स की, हेपेटाइटिस C की, डेंगी की, जिसने दुनिया में तबाही मचाई थी? आपको पता है आपके मुल्क में, फिर अदब के साथ सर कह रहे हैं, 2.25 करोड़ हेपेटाइटिस B और C का मरीज़, उसमें कितने बंदे मरते हैं हर साल? मतलब अच्छी खासी तादाद, अगर कोई कंपनी सिर्फ हेपेटाइटिस C की वैक्सीन ले आए तो वो खरबों डॉलर कमा लेगी, एड्स पे ले आए तो खरबों डॉलर कमा लेगी। मैं तो ये सवाल इसलिए पूछता हूँ कि मुझे 2 सवालों के जवाब दीजिए कि आज तक जब किसी RNA की वैक्सीन नहीं बन सकी तो इसकी कैसे बन गई, और अगर चलें बन भी गई है तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितने अरसे के लिए होगी? ये मेरा सवाल है जो दोबारा फिर मैं डॉक्टर जावेद साहब दोबारा वो कह रहे हैं कि अगर RNA के हवाले से वैक्सीन पहले नहीं बनी तो अब बन गई तो ये कितनी मौसर होगी? ये सवाल। देखिए, हर बीमारी की फ़र्क वजूहात हैं। जैसे हमें पता है कि हेपेटाइटिस C की कई जीनोटाइप्स हैं और पाकिस्तान में 2B ज़्यादा है, और इसलिए उसकी वैक्सीन पे बहुत काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहा। इसी तरह HIV एड्स की, क्योंकि वो म्यूटेट करती है। ये जो वायरस इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मैंने ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा म्यूटेट कर गई है। ये बहुत स्टेबल वायरस है अभी तक। वेरिएशन लाना और बात है, म्यूटेशन फ़र्क चीज़ है। अगर आप इस वायरस को कोई स्टडी करना चाहें तो ये बहुत बड़ा वायरोम पार्टिकल है जो स्विच हुआ था वुहान से, फ्रॉम हॉर्स टू बैट टू ह्यूमन, और इसकी जो पॉसिबल म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं वो 39,000 हैं। इस वक्त 137 के करीब म्यूटेशंस इसकी रिकॉर्ड हुई हैं, और पाकिस्तान में क्योंकि हम म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं तो 9 स्ट्रेन्स मौजूद हैं, और इसमें वेरिएशन ज़रूर आती हैं RNA में, और वो गाहे बगाहे आती रहती हैं। ये जो B117 है, इसमें म्यूटेशन तो सिर्फ शायद 2 ही हैं, ज़्यादातर वेरिएशंस हैं। और देखें, इसका जो पब्लिक पे इम्पैक्ट है वो ये डेफिनेटली है कि जी वैक्सीन क्या इफेक्टिव रहेंगी।
मेरा ज़ाती ख्याल है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, कोई भी नहीं बता सकता। जो जमाल साहब पूछ रहे हैं हमसे कि जी कितनी देर तक रहेंगे, ये भी कोई भी नहीं बता सकता। हम ये बता सकते हैं कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोई भी वैक्सीन जो आपको मिल रही है वो लगवाएं फौरी तौर पे, क्योंकि वैक्सीन ना लगवाना ज़्यादा नुकसानदेह है। हम एज ए डॉक्टर हमेशा एब्सोल्यूट कभी भी नहीं बात करते, हम रेशो देखते हैं, आपके हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो। तो इस वक्त क्योंकि मोर्टेलिटी आपकी 3% 5% है और बूढ़ों में वो 11% है और हार्ट की बीमारी वालों में वो तकरीबन 17% के करीब चली जाती है, जो हार्ट फेलियर वाले। तो इसलिए जाहिर है ये अनएक्सेप्टेबली हाई मोर्टेलिटी है। और इस वक्त आपके 1 घंटे में 4 लोग सिर्फ पाकिस्तान में मर रहे हैं और 30 लाख आपकी जिंदगियां जा चुकी हैं पिछले 1 साल में। तो ये तो बहुत बड़ा एक अलमिया है और मेरा ख्याल है कि हमें लोगों को ये कहना चाहिए क्लियरली कि हमें नहीं पता कि कब तक प्रोटेक्ट करेगी। हो सकता है आपको 100% अभी भी प्रोटेक्ट ना करे, लेकिन ये चीज वाज़ेह है कि आपको हम सीरियस डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी। तो इट इज वर्थ इट। अगर मैं एज ए डॉक्टर खुद लगवाऊं, पूछा जाए तो मैं डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, देना है विदाउट कंफ्यूजिंग, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल नासिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।